आज के कार्यक्रम पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लोकेश पाल। आज हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सबसे लोकप्रिय सेवा की, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 315 के 323 के बीच किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग की एवं अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की। वैसे तो भारत के कई बड़े शहरों में इस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र मुखर्जी नगर क्षेत्र। तो चलते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर, जहां प्रतिवर्ष लाखों युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए यहां आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से सटे जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पर बसा ये मुखर्जी नगर क्षेत्र है। कहा जाता है कि 1947 के बाद भारत विभाजन के साथ ही इस क्षेत्र में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को ठहरने का स्थान दिया गया था। उन्नीस में कलकत्ता बंगाल में जन्मे भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, चिंतक, राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बसा यह क्षेत्र आज एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। यहाँ बनी ऊंची ऊंची इमारतें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बने अनगिनत संस्थान पूरे देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। गर्ल्स पीजी, बॉयज पीजी यहाँ कदम कदम पर है। 6,000 प्रति माह से लेकर 10,000 प्रति माह तक यहाँ पीजी मिल जाते हैं। पीजी के प्रचार में सुविधाओं की कहीं बात हो या ना हो, पर मुफ्त वाईफाई की बात जरूर होती है। ऐसा लगता है जैसे पीजी सुविधाओं से नहीं, वाईफाई से चल रहे हैं। यहाँ किताबों की दुकानों की भरमार है। हर दुकान पर भीड़ नजर आती है। तमाम विषयों के विशेषज्ञों के नोट्स यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रेस्टोरेंट, कपड़ों की दुकानें, उपहार की दुकानों के साथ यहाँ प्रसिद्ध जूस की दुकानें भी बहुत हैं। बात करें मनोरंजन की, तो यहाँ का एकमात्र प्रसिद्ध सिनेमाघर बत्रा सिनेमा। नाम तो सिनेमा जरूर है, परंतु अब ये चलता नहीं। बताया जाता है कि यह माना जाता था जो बत्रा सिनेमा में फिल्म नहीं देखता वह यूपीएससी पास नहीं करता। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह सिनेमा बंद है और आज भी युवा यूपीएससी पास कर रहे हैं। मुखर्जी नगर की बात हो और इस पुल की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिल्ली के सबसे बड़े नाले नजफगढ़ नाले पर बने इस पुल की शान भी कुछ कम नहीं है। भारत का शायद यह एकमात्र ऐसा पुल होगा जिसके ऊपर से इतने आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जैसे अन्य अभ्यर्थी गुजरते होंगे। तो दोस्तों, मुखर्जी नगर घूमने के बाद अब हम कोशिश करेंगे कुछ यूपीएससी के इतिहास के बारे में जानने के लिए। बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1855 में
इस परीक्षा का आयोजन शुरू हुआ। प्रारंभ में यह परीक्षा मात्र लंदन में ही कराई जाती थी तथा इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। 1864 में इस परीक्षा में पास होने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 3 वर्ष बाद अन्य 4 भारतीयों ने भी इस परीक्षा को पास किया। व्यावहारिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की नींव रखी गई तथा 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में ही होने लगा। सबसे पहले इलाहाबाद में 1926 के बाद फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही दिल्ली में भी इस परीक्षा का आयोजन प्रारंभ हो गया। तत्पश्चात भारत के बदलते स्वरूप एवं उपनिवेशीकरण के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही यूपीएससी को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया। समय के साथ आवश्यकता अनुसार भारत में प्रशासनिक सेवा में सुधार हेतु सन 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। पुनः भारतीय प्रशासनिक सेवा को भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार, जवाबदेह एवं कार्यकुशल बनाने हेतु वर्ष 2005 में माननीय वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। आयोग की हजारों पन्नों की इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका अनुपालन सिविल सेवा की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। वर्ष 2013 से जहां एक ओर प्रारंभिक परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट को जोड़ा गया, वहीं मुख्य परीक्षा में सामान्य ज्ञान के चतुर्थ पेपर नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि के पेपर को जोड़कर इथिक्स इन गवर्नेंस शीर्षक को सजीवता प्रदान की गई। वर्ष 2013 में इस परीक्षा प्रणाली में हुए बदलावों के प्रभाव को जानने के लिए चलते हैं कुछ विशेषज्ञों से बात कर। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि 2011 से ये एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हुआ, उसके पहले जो हमारी परीक्षा पद्धति थी उसमें सारी चीज़ें पूर्व नियोजित होती थी, वेल प्लान्ड होता था। 30 मार्कर, 20 मार्कर, 15 मार्कर, 5 मार्कर। तो सवाल ये नहीं है कि मार्कर थे, उससे होता ये था कि हर एग्जामिनी मेंटली स्टीरियोटाइप होता जा रहा था। उसको ये पता था कि परीक्षा इस तरह से होगी और वो उसी तरह से डिलीवर करता था। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी कमी क्या सामने आ रही थी, इसका मतलब है कि आप कुछ भी इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, कोई इमेजिनेशन नहीं है आपके पास में, आप सब कुछ स्टीरियोटाइप वे में चल रहे हैं। और मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि ये सबसे पहले देखिए 26/11 का जो हमला था, सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत पर मुंबई में हुआ, तो जो उस पीढ़ी के सारे अधिकारी थे, इसमें दो राय नहीं है, मिस्टर हेमंत करकरे बहादुर अधिकारी थे। लेकिन देखिए क्या है कि स्टीरियोटाइप परीक्षा के कारण धीरे धीरे करके वो स्टीरियोटाइप मानसिकता बनती जाती है, माइंडसेट बनता जाता है। इससे ज़्यादातर अधिकारी जो कंटीजेंसी कंडीशन कहते हैं, अनवांटेड कंडीशन कहते हैं, सरप्राइजिंग कंडीशन कहते हैं, उसमें वो रिएक्ट नहीं कर पाते थे। और यही कारण है कि देखिए उन्होंने बहुत बेसिक रूल ऑफ थंब जिसको बोलते हैं उसका भी अनुपालन करने में वो चूक गए। वो इनकाउंटर साइट पे गए, उनकी वीआईपी लाइट ऑन थी, एक साथ में वो 2-3 अधिकारी लेकर चले गए, जैसे अशोक कामटे साहब थे उनके साथ में, जॉइंट कमिश्नर विजय सालस्कर साहब थे उनके साथ में, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मानते थे लोग उनको। किसी को कोई मौका ही नहीं मिला, वो एक साथ गए, वीआईपी लाइट देखी और अजमल का सामने वहीं के वहीं उड़ा दिया उनको। ये बहुत बड़ा थप्पड़ था हमारी प्रशासनिक व्यवस्था पर। यही एक कारण नहीं था, प्रशासनिक सुधार आयोग तो कार्य करना प्रारंभ कर चुकी थी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जब भी किसी देश को, राष्ट्र को थप्पड़ लगता है, अपमान मिलता है, तो वो बहुत बड़ा संदेश होता है, उन्हें
पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा, अगर गांधी जी को ट्रेन से नहीं फेंका गया होता तो ही वुड नॉट हैव बिकम महात्मा गांधी। Had Chanakya been not insulted by Dhananand, Chanakya would not have been anywhere in the history. वो इतिहास में कहीं नहीं आते। इसलिए संकट सबसे बड़ा शिक्षक होता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राष्ट्र हो। यूपीएससी ने भी उसके बाद तत्कालिक निर्णय लिया, 2011 से जो व्यवस्था बदली उन्होंने। अब देखिए 2011 में सबसे पहले उन्होंने जो ये किया एप्टीट्यूड टेस्ट। व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज जॉब ओरिएंटेड एटीट्यूड। वो ये देखना चाहते हैं कि आप अगर सिनेमा स्टार बनना चाहते हैं आप, तो आप लिरिक्स है, म्यूज़िक है, प्लेबैक सिंगिंग है, स्टंट है, फोटोग्राफी है, कोरियोग्राफी है, उसकी कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए या पूर्वानुमान होना चाहिए। तो तभी आप में वो एटीट्यूड आएगा कि आप सिनेमा स्टार बन सकते हैं। सिंपली आप डायरेक्टर से मांगे रोल तो रोल नहीं मिलेगा आपको। यहाँ यूपीएससी ने वही किया कि उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सिचुएशन रिएक्शन देखा कि किस परिस्थिति में आप किस तरह से उत्तर लिखते हैं। आपको कुछ संदर्भ दिए गए, केस स्टडी दिए गए, और धीरे धीरे यूपीएससी ने 2013 से देखिए उन्होंने पूरा सामान्य अध्ययन बदल दिया। और कमाल का किया है उन्होंने कि ये बहुविषयी दृष्टिकोण है, जिसका आशय है कि आप खंडित तैयारी नहीं कर सकते। यू कांट हैव कंपार्टमेंटलाइज प्रिपरेशन। नाउ सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिफेंस, डिप्लोमेसी, ऑल हैव टू बी इंटरलिंक्ड। आप अगर इंटरलिंक करना जानते हैं तो इससे क्या प्रशासक को क्या मिलता है? एक प्रशासक एक क्लू लेगा कहीं पर, चाहे वो रेवेन्यू सर्विस में हो, कस्टम्स में हो, रेलवे ट्रैफिक में हो। अगर रेलवे ट्रैफिक में है, अगर उसके लेबर यूनियन में परेशानी हो रही है तो वो उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं समझेगा, वो लिंक करेगा उसको कि ये कहाँ से हो रही है। वो उसको सोशल एस्पेक्ट से, हर एस्पेक्ट से उसको वो देखेगा और बहुत ग्रासरूट लेवल से डील करेगा। तो आप कहेंगे फिर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? मैं एक बात और भी बता दूं आपको, 2013 में जो परीक्षा पद्धति बदली, ऑलराउंडर्स के सिलेक्शन होने लगे हैं। तो वो बुकिश अब बिल्कुल नहीं, यूपीएससी बिल्कुल नहीं चाहती कि किताबी ज्ञान हो आपको। अगर आप चाइल्ड लेबर पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट हैव इंटरेक्ट विद चाइल्ड लेबर। देखिए सीधी सी बात है, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड लेबर एक चीज़ है, यूपीएससी चाहती है आपका कंसर्न क्या है। क्या आप अपने लिए केवल यूपीएससी माने, सिविल सर्विस में आना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं सच में? और आप करेंगे तब जब आप चाय की दुकान पर बैठे हैं और एक छोटा बच्चा आपको चाय दे गया, तो आप तो उस बच्चे में अभिरुचि दिखाई, आपके मन में भाव आया कि ये बच्चा यहाँ काम क्यों कर रहा है, ये स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता, मिड डे मील में इसको आकर्षण क्यों नहीं है। आपने उससे बात की तो जो बातें आप किताब में कभी नहीं समझ पाएंगे वो बच्चे से समझ जाएंगे। ये चीज़ें चाहती है यूपीएससी, और इसके लिए मैं really as a profession I have very high regards and very high words for institution like UPSC, which have made remarkable change under leadership of Mr. D.P. Agrawal. That kind of training we are imparting to them. Thank you so much. God bless and best wishes to all who are watching and who are preparing for civil services. देखिए, सिविल सेवा अपने में इस भारतीय समाज में बहुत लंबे समय तक एक बड़ी प्रतिष्ठित सेवाएं रही हैं, और इन सेवाओं का आकर्षण खाली ऐसा नहीं है शहरी क्षेत्रों में या जिनको हम ए क्लास बी क्लास टाउन्स कहते हैं वहाँ पर है। आप ग्रामीण बहुत छोटे छोटे इलाकों में भी अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी इन सेवाओं का बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है, क्योंकि इस भारत देश में अगर आपको वाकई समाज के लिए काम करना है या जिसको आप कहते हैं नौकरी, उसका इससे सर्वश्रेष्ठ स्तर आपको नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे लकीली हम लोग हिंदी माध्यम में एलिस में काम करते हैं, तो अधिकतर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के या ऐसे दुर्गम क्षेत्रों से जहाँ पर शैक्षणिक ढांचा बहुत मजबूत नहीं है, वहाँ से बहुत सारे प्रतियोगी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए हम लोग कुछ सकारात्मक भूमिका जीवन में निभा पाते हैं। इस पूरी परीक्षा प्रणाली के बारे में जानने के बाद अब चलते हैं कुछ अभ्यर्थियों से बात कर। जब मैं सोचा तो मेरे मन में दो पंक्तियां याद आती हैं कि आंखों में सपने सजाकर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, इन किनारों में क्या रखा है, जरा समुंदर में समाकर तो देखो। इन सारे पंक्तियों को देखकर मेरे मन में यूपीएससी के प्रति आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा है। दिल्ली में आने से पहले मुझे लगता था कि लड़कियां कहीं ना कहीं अनसेफ है यहाँ होने वाली घटनाओं को देखते हुए, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे कोई अनसेफ्टी महसूस नहीं। मेरे पापा मेरी प्रेरणा है और उन्हीं की बदौलत और विश्वास के कारण आज मैं यहाँ सिविल सेवा की तैयारी कर रही हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। अगर एक पंक्ति में बताया जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस और मोहब्बत, ये दोनों शुरू तो हर कोई करते हैं,
ख़त्म कोई न कर पाया। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस सिलेबस को स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने बनाया है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने रचा है वो सब इस सिलेबस में मौजूद है। मेरा कहना यही होगा कि तैयारी हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि अगर नहीं तो इस रात की सुबह नहीं होगी। 2016 में यूपीएससी के प्रश्न पत्र जैसा कि करंट अफेयर्स पे फोकस उनका ज़्यादा रहा। 2017 में हम कह नहीं सकते कि किस पोर्शन से ज़्यादा आएगा। वैसे ज़्यादातर लोग तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है यूपीएससी में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो सारी की सारी चीज़ों पे बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले लगता है ये भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया, जब टेस्ट होता है तो लगता है ये क्या हो गया। बड़ी समस्या है भाई यूपीएससी की एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।